नमस्ते। मैं प्रवीण कुमार आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। व्हाट इज़ स्वामीनाथन रिपोर्ट एंड इट्स रिकमेंडेशन। की जो प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी उसकी क्या रिकमेंडेशन थी, क्या सिफारिशें थी और ये कैसे है जो फार्मर की सुसाइड है, जो आत्महत्या उसको कम करने में सहायक है। हम इसी पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फार्मर सुसाइड सिनेरियो है इंडिया के अंदर, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो फार्मर सुसाइड है 2018 के अंदर 20,000 फार्मर्स ने सुसाइड किया था और जो 16,324 है जो लेबर्स ने सुसाइड किया था। तो इसके अंदर जो टॉप जो स्टेट्स थे वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के जो फार्मर्स हैं वो सबसे ज़्यादा सुसाइड किए थे। तो ये जो और जो अन्य स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में जो फार्मर का जो सुसाइड रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये मतलब जो चिंता का विषय क्यों है, एक वरिंग ट्रेंड है क्यों? क्योंकि जो एक जो अनदर रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से लेकर 2018 के बीच में जो फार्मर सुसाइड है महाराष्ट्र के अंदर, अकेले महाराष्ट्र के अंदर जो ये था वो 32,605 फार्मर्स ने आत्महत्या की थी। और ये जो सुसाइड्स थे ये 2001 से लेकर 2019 तक थे। इसके अंदर कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना, इन सब की जो गवर्नमेंट रही थी, पर जो फार्मर सुसाइड है वो कांस्टेंट रहा था और स्थिर रहा था। जो डेथ थी वो लगातार होती रही। और जो कास्ट कन्फ्यूगेशन ऑफ विक्टिम था, जो किसान जो आत्महत्या करते हैं इनके जो मतलब अगर कैटेगरीज देखें तो जो इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जिस कैटेगरी का जितना प्रोपोर्शन है उसी के अकॉर्डिंग है जो उनकी डेथ हुई है या उनकी आत्महत्या की है। जैसे ओबीसी में 46%, जनरल में 29%, एससी में 16%, एसटी में 9%। और जो किसान हैं वो इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों उठा लेते हैं? क्या इसके पीछे क्या एक्यूज रहते हैं? उनमें जो मुख्य जो कारण है वो है डेप्ट ओइंग टू क्रॉप लोन। जी हाँ, ये सबसे बड़ा कारण माना गया है। अनदर कारण भी है, जैसे जो प्रेशर दिया जाता है बैंकों के द्वारा किसानों के ऊपर, जिससे कि किसान है जो इस स्टेप को उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जो कुछ अनदर कारण है, क्रॉप फेलियर हो जाता है पेस्ट डिजीज़ के कारण, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती है फार्मर के पास, तो उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचता है उस स्थिति में। क्योंकि जो किसान हैं वो इतना मेच्योर या इतना परिपक्व नहीं है कि उस लोन को उतार के जो कर्जा हो जाता है तो उसको और कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। जो आगे हम बात करें कि जो नाबार्ड है उसने एक रिपोर्ट में कहा था कि जो 30% जो फार्मर हैं उन्हीं को ही जो कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलता है, जो लोन वाइवर्स होते हैं। जो बाकी 70% फार्मर्स को तो इसका फ़ायदा ही नहीं मिलता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो कर्ज माफ़ी है वो एक इसका सोल्यूशन नहीं है। हाँ, ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है और वो भी किसके लिए? एक परमानेंट प्रॉब्लम के लिए। क्योंकि जो किसान को हम इस सक्षम नहीं बना रहे हैं कि वो कर्ज उतार सके, हम उसको बेगिंग दे रहे हैं, उसको भीख दे रहे हैं कि ये पैसा लो और तुम अपना कर्ज उतारो। इससे किसान को फ़ायदा नहीं होता है, उसे हमें सक्षम बनाना होगा। तो इसी सक्षम बनाने के लिए जो स्वामीनाथन रिपोर्ट ने कुछ जो रिकमेंडेशन दी थी उस पर हम करेंगे। तो क्या है स्वामीनाथन रिपोर्ट, इसकी सिफारिशें पे हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो नेशनल कमीशन है, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, उसके लिए एक नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर बैठाया गया था 2004 के अंदर, जिसके हेड थे प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन, जो कि फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया के, और जो कि बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित है, पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित। जो एनसीएफ था उन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए थे फार्मर्स को लेके। तो उनमें जो मुख्य जो सजेशन थे उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट था कि जो न्यूट्रिएंट और फूड सिक्योरिटी है कंट्री के अंदर, हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम जो यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी उसको हासिल कर सकें, जीरो हंगर तक जा सकें। और जो क्रेडिट फ्लो है, जो पैसों का फ्लो है टू रूरल फार्मर को हमें इंक्रीज़ करना होगा। हमें जो फार्मर्स को हैं ग्लोबली जो कंपटीशन के लिए तैयार करना होगा। और हमें जो प्राइस फॉल होता है इंटरनेशनली उससे किसानों को बचाना। जो की फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन, जो किसानों की आत्महत्या के जो मुख्य कारण क्या क्या हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो उन्होंने जो
काफ़ी कारण दिए थे एग्रियन क्राइसिस के। तो उनमें जो मुख्य थे उनमें था अनफिनिश्ड एजेंडा इन लैंड फॉर्म। जो डिस्ट्रीब्यूशन जो लैंड होता है लैंड फॉर्म के दौरान इंडिया की आज़ादी के बाद में, वो पूरा अच्छे तरीके से नहीं हो पाया था। कैसे नहीं हो पाया था उसका हम अगली स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। और दूसरा है जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर है इंडिया में बहुत कम है, या उसकी जो प्रॉपर जो सप्लाई है वो नहीं होती है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी है जो स्टेट जोन में जा चुका है, जो लिमिट है 1700 मीटर क्यूब पर कैपिटा। तीसरा कारण था कि जो टेक्नोलॉजी फटीग है, असेस है फार्मर्स का, टेक्नोलॉजी का जो गैप है वो, उसके कारण भी फार्मर है जो डिस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जो फार्मर्स हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो हाई कोर्स जो टेक्नोलॉजी उनको अफोर्ड कर सके, जो कि उनकी इनकम बढ़ाने में सहायक है। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा था कि जो लोन है, इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट है, उसका कमी और जो टाइम लाइन लेंस है, उसकी वजह से भी किसानों को जो इसका शिकार होना पड़ता है। उन्होंने ये बात बोली थी कि जो कर्ज माफ़ी है वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है टू ए परमानेंट प्रॉब्लम। और साथ ही साथ इन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि जो एग्रीकल्चर है उसको हमें कंक्रीट लिस्ट में डाल देना चाहिए भारतीय संविधान के, क्योंकि जो कंक्रीट लिस्ट होता है उसमें जो कानून बनाने का अधिकार है एग्रीकल्चर के ऊपर, वो राज्य और केंद्र दोनों को होगा, न कि किसी एक पर्टिकुलर को। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, तो हम देखते हैं कि जो लैंडलेस फार्मर हो गए या जो मार्जिनल फार्मर हो गए, इनका रेशो बहुत ज़्यादा है, उनके पास जो ज़मीन का जो शेयरिंग है बहुत ही कम है कंपेयर टू जो इलाइट ग्रुप ऑफ फार्मर है जो 12-13% है, उनके पास लगभग 60-70% ऑफ इंडियन लैंड है जो एग्रीकल्चर के लिए लायक है। तो ये जो अंतर है फार्मर्स के बीच में, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बन जाता है कि जो किसान है इस एक्सट्रीम स्टेप तक पहुंच जाता है। तो इससे बचाने के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करने के लिए स्वामीनाथन के जो रिकमेंडेशन थे वो इस प्रकार थे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो सेलिंग और सरप्लस वेस्ट लैंड था उसको हमें करना चाहिए, और हमें जो प्रिवेंट करना चाहिए किस चीज़ को, जो एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें हम खेती करते हैं और जो हमें फॉरेस्ट है, उसको कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं बेचना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे, तो जो ये नॉन एग्रीकल्चर पर्पज ही तो है, तो इससे एग्रीकल्चर को क्या फ़ायदा हुआ, किसान को क्या फ़ायदा हुआ, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसको हमें बचाना चाहिए और हमें इंश्योर करना चाहिए जो ग्राजिंग राइट है ट्राइबल्स के, उनके रिसोर्सेज पे हमें इंश्योर करना चाहिए। और हमें एक जो नेशनल लैंड यूज़ एडवाइजरी सर्विस जो शुरू करनी चाहिए, जो कि कोऑर्डिनेट कर सके अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एंड देन हमें एक सेटअप करना होगा मैकेनिज्म का जो कि रेगुलेट करेगा एग्रीकल्चर लैंड किसको सेल करनी है, कब करनी है, किस नेचर की करनी है, और जो कौन बायर है जिसको हमें ये शेयर करनी है। उसके बाद में आता है कि जो क्रेडिट एंड जो इंश्योरेंस की जो प्रॉब्लम है फार्मर्स के लिए, उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने बताया था कि जो लोन है वो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑफ ऑल फार्म फैमिलीज को पूरी करनी होगी, टाइमली करनी होगी, एडिक्वेट करनी होगी फार्मर्स को, जो छोटे फार्मर्स हैं उनको। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जो एग्रीकल्चर जो आउटरीच है बैंक की, उसको हमें जो रियली पुअर मैन है उस तक पहुंचानी होगी जो इसके नीडी है, और जो रेट है फार्मर्स लोन की वो 5% रखनी चाहिए, और ये इसमें जो गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। फिर था जो मॉरेटोरियम होता है। मॉरेटोरियम क्या होता है कि जिसको देखिए जो फार्मर है जो लोन लेता है उसको, जैसे कोई कैलामिटीज हो गई या जहाँ पे कोई हॉटस्पॉट है जहाँ पे ज़्यादा आत्महत्या होती है, तो वहाँ पे है जो जो लोन माफ़ी हो गया, इन चीज़ों को जो रिकवरी है उसमें कुछ ढील देनी चाहिए, फार्मर को कुछ सुविधा देनी चाहिए या एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए कि वो उस चीज़ को जब तक वो कैपेबल नहीं हो जाते या रिस्टोर नहीं हो जाते तब तक उन पर प्रेशर न बनाया जाए। उसके साथ उन्होंने कहा था जो एक एग्रीकल्चर रिस्क फंड हमें जो कि प्रोवाइड करे, फार्मर को रिलीफ करे जब कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हम देखते हैं कि जो भारत में कभी केरला, कभी वेस्ट बंगाल, कभी कर्नाटक, कभी तमिलनाडु, यहाँ पे जो तूफान हैं जो आते रहते हैं,
या कुछ राजस्थान के पार्ट है जहाँ बरसात नहीं होती है, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर की जो रिस्क है, ऐसे क्षेत्रों के लिए हमें कुछ एग्रीकल्चर जो रिस्क है जो फंड डेवलपमेंट तैयार करने चाहिए, जो कि उनको नेचुरल क्लैमिटी से बताया जा सके। और जो उन्होंने जो इशू ऑफ जो देखो मोस्टली जो किसान, मैंने जो लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, जो 60 से 70% फार्मर है वो वुमेन्स हैं। तो हमें उनके लिए भी जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है जो शुरुआत करनी चाहिए। और जो क्रॉप इंश्योरेंस जो कवर होता है वो हमें इंटायर कंट्री में और जो सभी क्रॉप पे ही लागू करना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें एक रूरल इंश्योरेंस डेवलपमेंट फंड को ही क्यों ना स्टार्ट करना पड़े। तो नेक्स्ट जो उन्होंने जो सुझाव दिया था वो था प्रिवेंशन ऑफ फार्मर सुसाइड हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि जो हमें प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ेगा, हमें जो स्टेट लेवल पे एक फार्मर कमीशन बैठाना पड़ेगा जो रिप्रेजेंटेशन होगा फार्मर का, जो कि रिस्पॉन्स करेगा गवर्नमेंट को टू फार्मर डायनेमिक तरीके से। और हमें जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो सभी क्रॉपों का देना चाहिए। और जो हमें प्रमोट करना पड़ेगा जो एक्वीफायर रिचार्ज होता है, जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है, जो रेन वाटर कंजर्वेशन होता है, हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें प्रत्येक विलेज तक जल स्वराज या ग्राम सभा या सर्विंग एज ए पानी पंचायत की तरह यूज़ होना चाहिए, जो कि इन चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। तो जो एमएसपी हो गया, सब्सिडी है, लोन वाइवर है, ऐसे चीज़ों से ही हम फार्मर को है जो कुछ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उनको बचा सकते हैं। नेक्स्ट था कि जो उनको हमें किसी टेक्नोलॉजी देनी चाहिए जो कि इसमें रिस्क कम हो और कॉस्ट भी लो हो, जो कि हेल्प कर सकती है फार्मर को मैक्सिमम इनकम के लिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो जो शौक होगा, जो मतलब उसको जो धक्का लगेगा क्रॉप फेलियर का, उसको सहन नहीं कर पाएगा और वो इस एक्सट्रीम स्टेप तक पहुंच जाएगा। तो हमें जो जिस एग्जांपल के लिए जो बीटी कॉटन है, अगर किसी ने बीटी कॉटन बोया है, अगर क्रॉप फेलियर हो गया, उसका जर्मिनेशन नहीं हुआ बरसात के कारण, तो जो किसान है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में चला जाएगा, क्योंकि एक हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। उसके बाद में हमें जो फोकस करना चाहिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम होगी, जैसे कि जैसे एरिड एरिया के अंदर क्यूमिन लगाना चाहिए। और हमें जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड तैयार करना चाहिए, जिससे कि हम फार्मर को प्रोटेक्ट कर सकें प्राइस फ्लक्चुएशन से। और हमें जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए फार्मर को, जो भारतीय फार्मर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल प्राइस से बचाना चाहिए उसको। और सबसे जो इम्पोर्टेंट था कि जिसे कृषि विज्ञान केंद्र एक जिला लेवल पे होते हैं, उसी टाइप से विलेज नॉलेज सेंटर हमें इस्टाब्लिश करने चाहिए, जहाँ पे फार्मर के सुसाइड के हॉटस्पॉट हों। और जो एक और बात उन्होंने बोली थी कि जो पब्लिक अवेयरनेस या मतलब हमें एक अभियान चलाना चाहिए जो कि आइडेंटिफाई करेगा अर्ली सिग्नल्स ऑफ सुसाइडल बिहेवियर, कि किसान कहीं सुसाइड की तरफ तो नहीं जा रहा। इसके लिए हमें कुछ नॉर्म्स हैं जो या कुछ लोगों को अवेयर करना चाहिए। और सबसे लास्ट में था कि हम फार्मर को कैसे कंपटीशन के लिए कैसे तैयार करें कि वो जो वर्ल्ड के जो हाईटेक फार्मर्स हैं उनसे कम्पीट कर सकें। तो उन्होंने सबसे जो इसमें था कि जो डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन होना चाहिए, सेंट्रलाइज सर्विस होनी चाहिए, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की होती है, हमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, उनकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और हमें जो डायरेक्ट जो फार्मर टू कंज्यूमर लिंकेज है वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और उन्होंने साथ साथ कहा कि जो एमएसपी है उसको हमें एक्सटेंड करना चाहिए मिलेट्स तक, जो कोर्स मिलेट्स होते हैं, जो माइनस मिलेट्स होते हैं, सभी क्रॉप्स तक। और उनको पीडीएस जो सिस्टम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उनमें इंक्लूड करना चाहिए। और जो एमएसपी है वो एटलीस्ट 50% ज़्यादा होनी चाहिए, किससे जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो फार्मर का होता है उससे 50% ज़्यादा होना चाहिए। तो इन्होंने ये जो बात बोली थी। नेक्स्ट है जो एपीएमसी एक्ट है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट जो गवर्नमेंट का है, उसको हमें जो ये मोस्टली किससे रिलेटेड है, ये मार्केटिंग से हैं, स्टोरेज से और प्रोसेसिंग से हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के। तो हमें इसको एक्सटेंड करना चाहिए गवर्नमेंट को, न कि इसको ख़त्म। अभी जो हालात लोग गवर्नमेंट पे जो आरोप लग रहे हैं कि वो एपीएमसी एक्ट को ख़त्म करना चाहती है, पर उनकी रिकमेंडेशन थी कि इसको हमें शिफ्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए आगे की तरफ, जैसे कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनकी ग्रेडिंग करे, उनकी ब्रांडिंग भी करे, उनकी पैकेजिंग भी करे, और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट फॉर लोकल प्रोड्यूस डेवलपमेंट करे, उनका विकास करे। तभी तो हम जो एक सिंगल इंडियन मार्केट सिस्टम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये जो सुझाव थे स्वामीनाथन रिपोर्ट में दिए गए थे।
तभी वो कंपटीशन के लिए तैयार हो पाएंगे। तो जो एमएसपी है, फार्मर्स टू गेट एमएसपी बेस्ड ऑन स्वामीनाथन रिपोर्ट, यही था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे 50% ज़्यादा ही फार्मर को एमएसपी रखना चाहिए, तभी फार्मर है को उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। और प्लस में उन्होंने कहा था कि जो लैंड रेट है, जो किसान जिनके पास भूमि नहीं है, जो किराए पे भूमि लेते हैं, उन उसकी कॉस्ट को भी जोड़ के फिर 50% करना चाहिए। इस पर हम एक डिटेल वीडियो बाद में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ई कृषि मित्रा, एंड थैंक्स टू अवर टीम संदीप कुमार, ऋषभ कुमार देदावत और सूर्य प्रकाश यादव। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।